सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त तो चला है 10 बजे का। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी में पिछले 6 सालों के दौरान बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 18 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो साल 2022-23 में घटकर 3.4% रह गई है। वहीं यूपी में बेरोजगारी दर साल 2017 से 18 में 6.4% थी, जो कि साल 2022-23 में घटकर 2.6% हो गई है। और आंकड़ों के मुताबिक सरकार के मिशन रोजगार अभियान का असर दिख रहा है। 6.5 साल में प्रदेश सरकार ने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है और नई नौकरियों के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। माना जा रहा है कि इन प्रयासों से केवल 5 सालों में बेरोजगारी दर में 3.8% की कमी आई है। सीएम योगी लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और यूपी में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और बेरोजगारी दर घटकर बात करें यूपी की तो 2.6% हो चुकी है। और योगी सरकार का मिशन रोजगार अब कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है और ये सरकार के कड़े प्रयासों का ही नतीजा है, जो यूपी में बेरोजगारी दर घट गई है और बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो चुकी है। तो यूपी में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है और बेरोजगारी दर अब यूपी की बात करें तो 2.6% रह गई है और इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, यूपी में बेरोजगारी दर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो 2.6% जो बेरोजगारी दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट जो आ रही है, इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो तकरीबन 6 साल पहले उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 6.1 के लगभग थी। लेकिन अगर 6 साल बाद अगर देखा जाता है, 6-6.5 साल बाद अगर देखा जाता है तो बेरोजगारी दर में काफ़ी हद तक गिरावट देखी गई है। 2.6% ये जो नया आंकड़ा है वो जो सरकार प्रस्तुत कर रही है। बेरोजगारी दर 3.45% जो है गिर के अब 2.6% पे आ गई। अगर बात की जाए तो इस बीच सरकार ने ये सरकार का दूसरा कार्यकाल है। बात की जाए तो 6 लाख से अधिक, लगभग 6.5 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं को नियुक्ति दी है और कई बार प्रशस्ति पत्र बांटे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिखाई देते हैं। अगर बेरोजगारी दर घटने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया मिशन रोजगार अभियान सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस अभियान के तहत अब तक 6.5 लाख लोगों को सरकारी सेवाओं में नौकरी नियुक्त की गई है, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस के पद है। कुछ दिनों पहले ही लगभग 394 पद पे नियुक्ति फार्मासिस्टों को दी गई थी। 7,000 से ज्यादा पदों की नियुक्ति एएनएम को दी गई थी। इसके बाद एसजीपीजीआई समेत तमाम जो चाहे वो सरकारी संस्थान हो, सहकारी संस्थान हो या फिर निजी क्षेत्र हो, जिस तरीके से निवेश की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेश को बढ़ाने की बात कर रही है। इसके उपलक्ष्य में जो निजी क्षेत्र है वहाँ भी रोजगार बढ़ा है और निजी क्षेत्रों से भी कई लोग रोजगार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही 219 प्रधानाचार्यों को, अभी कल की बात है, 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस तरीके से लगभग हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, ऐसा कई बार कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कि जो आरोप लगाए जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए, विपक्ष के बेरोजगार के मुद्दे को दरकिनार करते हुए सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है। उस आंकड़े के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं और जो बेरोजगारी दर है वो गिर के काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। लेकिन देखिए विवेक, 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव लगभग माना जाए तो सिर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में लगातार फीते कट रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, युवाओं को अब तो रोजगार भी दिया जा रहा है। क्या ये जादुई आंकड़ा युवाओं पर अपना जादू करने में काम आएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए?
देखिए, अगर बात की जाए तो जहां नौकरियां दी जा रही हैं, बेरोजगारी दर कम बताया जा रहा है और सरकारी क्षेत्रों में 6-6.5 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है, वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकी हैं। जैसे 69,000 भर्ती अभ्यर्थी मामले में जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी मांग है, 1 साल से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल यूपी ट्रिपल बात की जाए ऑफिस पर, तो ITI जो अनुदेशक हैं, ठीक है, वो 2 साल से अपनी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विभागों की लापरवाही है, उसकी जो है वो दिक्कत सामने आ सकती है चुनाव के समय सरकार में, क्योंकि विभागों की लापरवाही की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। 2 साल हो गए हैं ITI अनुदेशक पद पे भर्ती आए हुए, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो पा रही है। वही 69,000 अभ्यर्थी का मामला काफी समय से लंबित ही पड़ा है। तो ये दो जो पड़ाव है, एक शिक्षा के क्षेत्र से और दूसरा जो है ITI अनुदेशक का, तो यहाँ पे सरकार को कुछ देखना होगा, वरना जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चुनाव में कुछ खास यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को निकल कर सामने आने वाला नहीं है। लेकिन बाकी ठीक है, देखिए विवेक, अब इस आंकड़ों पर लाजमी है विपक्ष सवाल पूछेगा, क्योंकि लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ युवा ऐसे हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, वो लगातार लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं। ऐसे में ये जो आंकड़ा जारी हुआ है कि बेरोजगारी दर घट चुकी है, किन पैमानों के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया गया है? क्या मानक है ये तय करने के कि बेरोजगारी दर घटा है, बढ़ा है? देखिए, अगर बात की जाए PLPS की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक से आंकड़ा दिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने जिन लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं, उसको भी इस आंकड़े में रखा गया है। अगर एक भी नियुक्ति सरकार के माध्यम से हुई है तो वो भी इस आंकड़े में। साथ ही साथ बात की जाए जिस तरीके से सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे कि कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसके लिए सरकार MSME के तहत लोन देती है, तमाम तरीके से मदद करती है। और जो निजी निवेश आ रहा है, अगर जहाँ पे निवेश लग रहा है, फैक्ट्रियां लग रही है, वहाँ अगर रोजगार पैदा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर गोरखपुर एम्स है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग पे लोगों को रखा जा रहा है, तमाम ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो खुल रहे हैं, तो पहले लोगों को आउटसोर्सिंग पे रखा जा रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को रखते हुए, इन तमाम चीजों को आधार बनाकर ये रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के नीपी गांव में मानवता को झकझोर देने वाला एक वीडियो देखने को मिला है, जहां महिला की मौत के बाद पिता और पति उसके शव को बांस में लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, जिसके बाद रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने रोककर उनसे जानकारी ली और कुछ पैसों की मदद भी दी है। ई रिक्शा से पार्थिव शरीर को गंगा घाट तक भेजने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद मौके पर झूसी पुलिस भी पहुंच गई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां मृतक का सम्मान नहीं होता, वहां अमृत काल तो कतई नहीं हो सकता है। तो देखिए, मजबूर पिता और पति की बेबसी का ये जो वीडियो है, ये प्रयागराज से सामने आया, जहां बांस में लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए एक 26 वर्षीय युवती का शव लेकर जाया जा रहा था। राहगीरों ने जैसे जैसे ये दृश्य अपने सामने देखा, उनका सीना भी दहल उठा, उनका दिल भी दहल उठा। लोगों ने मदद की पेशकश की, इसके बाद उस मदद को स्वीकार किया गया और ई रिक्शा की मदद से अंतिम संस्कार के लिए इस शव को ले जाया गया। पुलिस ने भी इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगातार पीड़ितों की मदद की है। लेकिन अब सवाल यह है कि लगातार इस पूरे वीडियो को लेकर ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि इलाज के अभाव में 26 वर्षीय युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये दावा किया जाता है, प्रदेश सरकार के ये दावे हैं कि अब इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हो रही है। तो ये जो वीडियो है, इसको लेकर क्या कहा जाए? पवन का रुख करते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन। जब भी ऐसी वीडियो सामने आती है तो दिल दहल जाता है, जहां एक पिता और एक पति इतने बेबस हो चुके हैं कि वो युवती का शव बांस पर लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं। ये पूरा मामला कहाँ का है और इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य महकमे ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो ये संगम नगरी प्रयागराज का और संगम नगरी प्रयागराज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बीते वर्षों भी हम सबने देखी थी, जब एक बेटे का शव उसका पिता अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। उस वीडियो की बात की जाए और बीते कल की ये जो वीडियो सामने आई इसकी बात की जाए तो इन दोनों
वीडियो में जो है कहीं न कहीं पूरे सरकार पर, पूरे जनप्रतिनिधियों पर, पूरे राजनेताओं पर, या जितने भी लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं उनके गाल पर, या उनके एक पूरे कहा जाए कि उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें और इतने बड़े शहर के बीच आखिर कैसे देखने को मिल जाती है। ये पूरा मामला बीते कल का है, जहां पर झूसी थाना क्षेत्र के नीबी गांव का रहने वाला एक पिता और उसका जो महिला मृतक हुई है उसका पति पैसे के अभाव के कारण जब उसकी बिना इलाज के मौत हो जाती है, और उसको जब उन लोग बिना पैसे के अभाव में वो उसको बांस पर लटका कर ले जाते हैं। जब सड़क पर ले जाते समय जब लोगों की नजर पड़ी तो राहगीरों ने पूरे मामले को पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर इन दोनों की मदद की है। ई रिक्शे की मदद से जो शव है उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें निश्चित रूप से पूरे दिल को और पूरे इंसानियत को झकझोर देने वाली नजर आई। बिल्कुल पवन, देखिए ये जो तस्वीरें हमने प्रयागराज से देखी, ये उस दौर की याद दिलाता है जब कोरोना काल में लोग मजबूर थे, बेबस थे, अपने परिजनों को कुछ ऐसे ही लेकर जा रहे थे वो अंतिम संस्कार के लिए। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई, जबकि स्वास्थ्य को लेकर ये दावा किया जाता है कि यूपी में इलाज के अभाव में अब लोगों की मौतें नहीं होती हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने वाला अव्वल राज्य बना है यूपी। लेकिन जब धरातल पर देखें तो क्या ये दावे और क्या ये वादे वाकई में सच है क्या पवन? देखिए मुस्कान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और निश्चित रूप से इस सवाल पर अच्छे से विचार करना चाहिए। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत देखनी चाहिए। अगर हम इस पूरे सवाल पे गौर करें और हम ये देखें कि वाकई क्या जमीनी स्तर पर लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें और बीते कल की इस तस्वीर की बात करें तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं तो इस तरह की तस्वीरें आखिर निकल कहां से रही हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, तो जिस तरीके से जो पीड़ित है उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मृतक जो महिला है उसकी मौत हुई है। हालांकि ये लोग जो है वो मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं और जोशी क्षेत्र के नीबी गांव में रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें साफ तौर पर पूरे महकमे में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे आला अधिकारी हो, चाहे पूरे प्रदेश के जो मुखिया है उनकी बात की जाए या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात की जाए, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि आखिर जमीनी स्तर पर लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो इस तरह की तस्वीरें आखिर कहां से आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन नहीं, अगर हमारी खुद की बात की जाए तो इस पर कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से जो लोगों की परेशानी है वो मूलभूत सुविधाएं हैं, और जब अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो बड़े बड़े दावे वो निश्चित रूप से बेकार है और वो खोखले साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पवन, दावे वादे सिर्फ कागजों तक ही अभी भी सीमित होकर रह गए हैं। ये वीडियो आपने जिक्र किया कि बीते देर शाम का है। यूथ और डिप्टी सीएम के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक तुरंत किसी भी शिकायत पर सक्रिय हो जाते हैं, एक्स पर ट्वीट करके पूरे मामले की जानकारी देते हैं। लेकिन क्या इस वीडियो पर अभी तक उनकी तरफ से एक्स पर या मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े प्रकरण के बाद, इतने बड़े मामले के बाद, इतनी बड़ी तस्वीर आने के बाद अभी तक किसी भी तरह का न आला अधिकारी न ही कोई जनप्रतिनिधि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि जब किसी एक गरीब को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती तो अमृतकाल का जो दौर चल रहा है, निश्चित रूप से उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। और हालांकि पूरे मामले को लेकर न ही अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, न ही कोई जनप्रतिनिधि, न ही प्रयागराज का कोई आला अधिकारी इसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया दिया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए सरकार के सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाए और एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं शुक्रवार को
एनसीआर के 8 और 10 अन्य जिलों के डीएम कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए। कहा कि जिलों में पराली जलाने की कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए, राजस्व ग्राम के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में पराली न जलाने दे। ग्राम पंचायत, विकासखंड, तहसील और जिला स्तरीय टीमों का गठन कर जन जागरूकता और प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। रितेश फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, पराली जलाने पर अब लगेगा जुर्माना और साथ ही एफआईआर भी दर्ज होगी। ये कदम कितना बड़ा कदम माना जाए प्रदूषण रोकने के लिहाज से? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पराली जलाने का एक प्रथा शुरू हुआ है, ये जो आधुनिक मशीनें आजकल आ गई हैं उनकी वजह से ही जो लेबर कॉस्ट आती थी वो कम हो जाया करती थी। कि खेतों में बड़ी बड़ी मशीनें जा करके जो अन्न के जो ऊपर के उत्पाद होते थे उनको काट के बाकी पराली वो उसी जगह छोड़ दिया करते थे। उनको निकालने में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफी खर्च का वहन उठाना पड़ता था, जिसको लेकर के वो उसमें आग लगा दिया करते थे, जिससे प्रदूषण फैलने लगता था। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उस पर एनसीआर और तथा 8-10 जिले के जो मंडलायुक्त हैं और जिलाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर पराली प्रबंधन के संबंध में एक निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राजस्व ग्राम के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी भी तय की गई है। वहीं क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं जो हो रही हैं उन पर ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खंड, तहसील, जनपद स्तरीय टीमों का गठन भी करके जागरूकता भी फैलाने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जो पराली जलाई जा रही है उससे सबसे बड़ी जो समस्या आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है, जिससे पूरे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और इस पर सैटेलाइट से निगाह रखने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में यदि अब कोई भी किसान या कोई भी जो पराली जलाता है तो उस पर निगरानी की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। देखिए रितेश, सबसे ज्यादा जो पराली जलाने की तस्वीरें आती हैं वो पश्चिमी यूपी से देखने को मिलती है और पश्चिमी यूपी में लगातार हिदायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई किसान ऐसे हैं जो पराली जलाते हुए नजर आते हैं। तो पश्चिमी यूपी में ये कितना बड़ा चैलेंज माना जाए? देखिए, बात अगर पश्चिमी यूपी की जाए तो गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, तो ऐसे जो जिले हैं इन जिलों में आधुनिकता के तौर पर जो कटान की जाती है फसलों की, उसमें ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसमें लेबर चार्ज कम आता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। हालांकि इन्हीं सब जगहों को देखते हुए जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और बात करने के बाद यह आदेश जारी कर दिया है कि सैटेलाइट के द्वारा निगरानी की जाए। यदि कोई भी पराली जलाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही गई है और इसकी जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर भी दी गई है। जो लेखपाल है उनकी भी जिम्मेदारी होगी, वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्ल्ड कप 2023 में आज का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। वनडे विश्व कप के इतिहास में आज तक भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भी बरकरार रखना चाहेगी। क्रिकेट के फैंस भी भारी तादाद में अपनी फेवरेट टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं और मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल डेंगू से उभर गए हैं और उनका टीम में वापस लौटना अब लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है। तो आज 2 बजे का वो समय होगा जब दो टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच होता है तो लोगों में उत्साह और जोश अलग होता है। 2 बजे से इस मैच की शुरुआत अहमदाबाद में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मैच का आगाज होगा जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसके साथ ही इस महामुकाबले को लेकर भारत के साथ ही पाकिस्तान की जनता में भी खासा उत्साह है क्योंकि ये मैच जब होता है इसको किसी युद्ध से कम नहीं माना जाता है। लोग टीवी के सामने टिक्के बैठ जाते हैं और आज ये महामुकाबला है। शनिवार का दिन है, रविवार से एक दिन पहले के दिन आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। 1:30 बजे टॉस हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कौन गेंदबाजी पहले करेगा, कौन बल्लेबाजी पहले करेगा और 2 बजे से इस मैच की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अब मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है क्योंकि आज 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़ेंगी। भारत
और पाकिस्तान। अगर हम भारत के 2023 के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो भारत अभी तक एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं हारा है। ऐसे में अब तो ये मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि देखिए आज भारत और पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। विवेक का रुख करते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो महामुकाबला है ये आज 2 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच की बात करें तो ये पिच किस टीम के लिए ज्यादा अनुकूल नजर आती है? देखिए, अगर आप अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, जो अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसकी अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कई प्रकार की पिचें हैं। एक काली मिट्टी की पिच है, एक ब्राउन मिट्टी की पिच है। अब मैच किस मिट्टी पे होना है ये डिपेंड करता है। अगर काली मिट्टी पे मैच हो रहा है तो भारत 3 स्पिनर के साथ उतरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर दूसरी मिट्टी पे ये मैच हो रहा है जहाँ पे थोड़ा पेस मिलेगा, थोड़ी गति मिलेगी, तो उम्मीदों के अनुसार मोहम्मद शामी इस मैच में अपना प्रदर्शन बढ़िया कर सकते हैं। इस मैच में टीम 11 में देखे जा सकते हैं। अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों की ये क्षमता है। भारत अपने दोनों मैच जीत कर आया हुआ है। वहीं पाकिस्तान ने भी रिकॉर्ड रन चेज किया है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में और दोनों मुकाबले जीत कर यहाँ पे आई हुई है। लेकिन अगर मनोबल की बात करें तो भारत ने एक मैच जहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया है, जो बात की जाए तो लगातार 5 वर्ल्ड कप जो है वो अब तक जीत चुकी है। 1992 से लेके इस वाले वर्ल्ड कप में ये पहली मर्तबा था जब ऑस्ट्रेलिया अपने पहले मुकाबले में हार गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक वर्ल्ड कप के मुकाबले में 7 मैच पाकिस्तान से खेले हैं और 7 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। पाकिस्तान को हर मैच में मुंह की खानी पड़ी है। तो अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, घरेलू परिस्थितियों की बात की जाए और ऑडियंस सपोर्ट की बात की जाए तो सब भारत के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह मैच एक प्रेशर वाला मैच है। हर बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से हारती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान कोई न कोई जुगत लगा के जो है इस मैच को जीतना चाहेगा। विवेक देखिए ये जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ टीम के अलावा फैंस पर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस मैच को एक युद्ध की तरह हम देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की जनता हो या भारत की जनता हो। ऐसे में आज भारतीय टीम के कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनसे उम्मीदें बहुत हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो उम्मीदें तो पूरी भारतीय क्रिकेट टीम से है। जिस तरीके से शुभमन गिल नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उम्मीद है कि शुभमन गिल आज के मैच में खेलेंगे। उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं। अगर बात की जाए तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह से काफ़ी उम्मीदें हैं। विराट कोहली जो दोनों मैच में एक स्तंभ के रूप में उभरे हैं मिडिल ऑर्डर पे। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन 97 रन की पारी खेली थी। तो सभी भारतीय खिलाड़ियों से, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर फील्डर हो, सबसे उम्मीद लगाकर भारतीय दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, जो माइंडसेट है, जो कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने बॉलरों को रोटेट कर रहे हैं, कब किस बॉलर को किस एंड से बॉलिंग करानी है, किसे कितना स्पेल देना है, अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो तेज गेंदबाजों से कम स्पेल कराने हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर निकल के आ रही है और ये रिजल्ट भी अच्छी दे रही है। विवेक देखिए मौसम विभाग ने अहमदाबाद में बारिश को लेकर एक अलर्ट जारी किया था कि बारिश का साया इस मैच पर पड़ सकता है। अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो अक्टूबर का महीना है और काफ़ी कम ही होता है भारत में कि अक्टूबर के महीने में जो है इस तरह की बारिश देखी जाए। अलर्ट दिया गया है, अलर्ट के हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसा लगता नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा खलल इस मैच में डालने वाली है। जब भी बारिश ने खलल डाला, हमने देखा कि पिछली बार सेमीफाइनल भारत वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 इंग्लैंड का वो मौसम और बारिश खलल डाला था। मैच रिजर्व डे पे गया था और अगले दिन जब भारत खेलने उतरा था तो भारत की क्या स्थिति थी, किसी से छुपा नहीं था। भारत वो मैच हार गया था। तो कहीं ना कहीं बारिश का जो इम्पैक्ट होता है वो मोमेंटम को खराब करता है। लेकिन ये मौसम इंडिया का है, वेदर इंडिया का है, अगर थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो उस टाइप की दिक्कत नहीं होने वाली है, मोमेंटम उतना खराब नहीं होने वाला है। और जैसे भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं, दर्शक उम्मीद कर रहे हैं, तो भारत का पल्ला यहाँ पे भारी है। और सबके उम्मीद के मुताबिक कागज पे अगर बात की जाए तो भारत काफ़ी मजबूत है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो 22 गज की पिच पे है। 20.12 मीटर की क्रिकेटिंग पिच होती है। जिस भी टीम ने यहाँ पे अपना प्रेशर हैंडल बढ़िया तरीके से किया, गेम उसका है।
लेकिन देखिए विवेक, अब यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है। दोनों ही टीमें अपने अपने स्तर पर आज दमदार परफॉर्मेंस करेंगी। भारतीय पूरी टीम मजबूत है, ऐसे में पाकिस्तान के कौन से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो आज गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो मैं एक गेंदबाज का नाम लेना चाहूंगा, शाहीन शाह अफरीदी। हमने कई बार देखा है कि बाएं हाथ का वो तेज गेंदबाज जब आउट स्विंग इन स्विंग करते हैं तो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी होती है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, कई बार शाहीन परेशान कर चुके हैं। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अक्सर भारतीय शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान करता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को टीम इंडिया काफी कम खेलती है। साल 2 साल में कहीं कोई मैच होते हैं तो इसलिए ये चीजें निकल के सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से फॉर्म में भारतीय बैटिंग है और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से दोनों मैच में ही टच में नहीं दिखे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार शाहीन शाह अफरीदी कोई बड़ा खतरा नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जिनका बल्ला दोनों ही मैचों में खामोश रहा। बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान में भले उनका थोड़ा नाम खराब हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैन जो है बाबर आजम को बेहतर रेट करते हैं। इस मैच में पाकिस्तान को बेहद उम्मीद होगी बाबर आजम से कि वो एक अच्छी पारी खेले। अगर बात की जाए तो उनके उपकप्तान रिजवान काफी अच्छी फॉर्म में है। पिछले मैच में उन्होंने शतक बनाया था और एक और बल्लेबाज मध्यक्रम में है जिसने पिछले मैच में शतक बनाया था और श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड जीत जो है चेज करते हुए मिली थी। दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजी को आपने देखा है 4 से 5 नंबर तक वो बेहतर बल्लेबाजी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, बेहतर पारियां दिख रही है, स्टार्ट मिल रहे हैं। पहले मैच में भले ही टॉप 3 परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में सबने परफॉर्म करके दिखा दिया कि बल्लेबाजी में कितना दम है। विवेक, देखिए ये भारत और पाकिस्तान के मैच का एक इतिहास रहा है कि जब जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, दिन चाहे कोई भी हो, लोग टीवी के सामने आके बैठ जाते हैं, सड़कें खाली होती है, स्टेडियम फुल होता है। क्या एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आज 2 बजे के बाद देखने को मिलेंगी क्या? जी बिल्कुल, आप 2 बजे की बात कर रही हैं। 1-1:30 बजे से ये नज़ारा देखना शुरू मिल जाएगा। जो सड़कें चकाचक भरी होती थी, जहाँ पे गाड़ियों का सैलाब लगा होता था, वहाँ पे भी उतनी गाड़ियाँ नहीं दिखेगी। सब अपने अपने टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के सामने भारत और पाकिस्तान का यह महामुकाबला देखेंगे। और जिस तरीके से बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पे जब चीज़ें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप देखा जा सकता है, तो उस पर आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग ये मुकाबला देखने वाले हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, वर्ल्ड कप का मुकाबला है, वो भी भारत में अरसों बाद हो रहा है। इसके पहले 2011 में हुआ था फाइनल का, और आज फिर 12 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भारत में हो रहा है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए विवेक, आज काम तो आपके पास भी बहुत होगा, लेकिन मैच को लेकर लाजमी आप एक्साइटेड होंगे। काम के साथ इस मैच को देखने का बैलेंस आज आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है, हर एक मैच भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छा खेली। तो एज ए क्रिकेट फैन होने के नाते मैं भी स्कोर बोर्ड पे अपनी निगाहें लगा के रखूंगा कि क्या स्कोर होता है, टॉस कौन जीतता है और जिस तरीके से क्या प्लेइंग 11 होगी। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या मोहम्मद शमी को खिलाया जाएगा, शार्दुल ठाकुर बैठेंगे, या फिर 3 स्पिनर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम खेलेगी। लोगों को इंटरेस्ट इस बात का है कि मुकाबला कैसा होगा। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भारत के प्लेइंग 11 में होने वाला है। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है। 2011 के बाद अब 2023 में भारत में सारे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स होने हैं और आज तो महामुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं है। भारत और पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन जैसा कि विवेक ने लगातार जिक्र किया कि प्लेइंग 11 पर इस वक्त सबकी नजर टिकी है कि वो प्लेइंग 11 कौन होगा जो आज अहमदाबाद में भारतीय टीम को पाकिस्तान के सामने रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।